नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बिल्किस बानो को 22 साल बाद इंसाफ मिला है, लेकिन ये इंसाफ मिलने में 22 साल लग गए। उसके बच्ची, उसके माँ, उसके परिवार वालों के हत्यारे जिन्होंने उसके साथ रेप किया जब वो 4 महीने की गर्भवती थी, उन सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया था। रूपरेखा और सुहासिनी अली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला है कि गुजरात सरकार का फैसला गलत है और आदेश दिया है कि 2 हफ्ते में 11 दोषी जेल जाए और वहां जाकर सरेंडर दें। हमारे साथ रेवती है जो इस पूरे केस में पिटिशनर भी है और उनको आज जीत भी मिली है। रेवती, शुक्रिया आपसे, आप हमसे जुड़ी हो। आप मुझे पता है कि शामली में काफी विक्ट्री तो हुई है, आप लोगों की देर लगी लेकिन विक्ट्री तो है। बिल्कुल सौरभ, विक्ट्री मैं समझती हूँ ना ही हम 3 पिटिशनर्स की है, ना मोहया मोइत्रा की जिन्होंने अलग पिटिशन फाइल करी, ना उनकी है, बिल्किस बानो की है। मुख्य तौर पे उनके लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, लेकिन ये पूरे देश के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है, नागरिकता के लिए और न्याय के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मुख्य न्यायालय ने सबसे मुख्य तौर पे ये बात कही है और दोहराई है कि न्याय सबसे बड़ी चीज है। न्याय को दबाया गया है और न्याय को दबाया जाना नहीं चाहिए। इसीलिए उन 11 हत्यारों को, बलात्कारियों को बाइज्जत बरी नहीं करनी चाहिए थी। और ये बात, इससे हम सबको बल लेना चाहिए इस बात के लिए कि हम सब डर के रहते हैं। हम सोचते हैं कि सरकारें आती जाती है, कुछ सरकारें धमकाते हैं, कुछ लोग धमकाते हैं और कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, आप देख लेना। ये जो हमारे देश में प्रथा है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे न्यायालयों को, हमारी गणतंत्रता को कमजोर बनाती है और फिर ये हम अपने दिल पे ले लेते हैं और अपने जहन में ले लेते हैं। और इस बात को जब हम जीतने देते हैं तो हम सारे नागरिक मिलके हारते हैं। आज जिन लोगों ने फैशिज्म पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी, जैसा हैना आरेंट, उन्होंने एक मुख्य बात कही कि जो काले करतूत हैं, जो इविल फोर्सेस हैं, उनको अपने रोज की जिंदगी में उतार के देखना पड़ेगा। और मैं उसका उलट कह रही हूँ कि जो जीत है उसको भी आज जैसे दिनों को मानक बनाते हुए रोज की जिंदगी में उतार के देखना जरूरी है हम सब नागरिकों के लिए, कि हम अपनी रोज की जिंदगी में अपने गणतंत्र को, न्यायालय को मजबूत बनाने के लिए, न्याय के पात्रों हम सब हैं। न्यायाधीश सिर्फ वो कर सकते हैं जो हम सबकी कलेक्टिव कॉन्शियंस, हमारी मिली जुली संगठनित जमीर बताती है। अगर हमारी जमीर खोखला है और खाली है तो वो हमारे न्यायाधीश में भी दिखाई देगा और हमारी पॉलिटिक्स में भी नजर आएगी। तो अगर हमें साफ पॉलिटिक्स चाहिए, हमें सच्चा न्याय चाहिए, तो उसके लिए हम उसके क्या पात्र बनते हैं रोज, अपनी रोज की जिंदगी में? क्या हम रोज ऐसे बिल्किस बानो हजारों स्तर पर उतरते हैं, कमजोर होते हैं रोज की जिंदगी में? जब एक दलित महिला की हत्या या बलात्कार होती है तो उनका नाम भी गायब करते हैं। कितने सारे बिल्किस हैं जो बेनाम ऐसे ऐसे सजाएं सहती हैं। कितने सारे महिलाएं अभी भी हैं, दर के ठोकरें खा रही नहीं, और सिर्फ इंसाफ के मायने पे ना तोड़े इसको, हम अपने रोज की जिंदगी में भी उतार के देखें कि जब एक दलित महिला को मजबूर किया जाता है कि उसको पब्लिक के सामने हैंडपंप के नीचे नहाना पड़े और एक अपर कास्ट आदमी वहां से जाके, ये मेरे दिमाग में उतरा है बहुत साल पहले बुंदेलखंड के एक गांव में, झांसी के एक गांव में मैंने देखा एक अपर कास्ट आदमी जाकर वो अपनी साइकिल रोक के उसने कमेंट मारा, और नहा रही हो क्या? तो और क्या कर रही है जब दिख रहा है कि नहा रही है? तो ये रोज की जिंदगी की जो हिंसा है वही जाकर बड़ी हिंसा में मिल जाती है। बड़ी हिंसा तब होती है जब हम सब मिलकर
अपने अपने जाति, अपने निजी स्वार्थ, पैसे बनाने के स्वार्थ में टूट जाते हैं और सिर्फ सरकार पे सारा कुछ डाल देते हैं। तो कोई भी सरकार मशाल लेके खड़ा हो जाता है और बजरंग बली बनने की कोशिश करते हैं और अपना पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी सरकारें हो। मैं सिर्फ एक सरकार को नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये पब्लिक का कलेक्टिव फेलियर है। हमारी कलेक्टिव जमीर जागनी चाहिए। बजरंग बली का नाम तो ये लोग ले लेते हैं, पर पता नहीं बजरंग बली ने सीता माता के लिए क्या कुछ नहीं किया। रेवती के बारे में बताते, रेवती और हम दोनों लोग एनडीटीवी में काम करते थे। हम लोग उसी इंस्टीट्यूशन से सीखे हुए हैं जर्नलिज्म, जिसे तमाम लोग सीख के अच्छा काम कर रहे हैं। रेवती इस वक्त वेस्ट यूपी में दिलों को जोड़ने का काम करती हैं, महिलाओं को जागरूक बना रही हैं, उनको स्किल सिखा रही हैं। कैसे जो हेट्रेड फैली मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, उसको उस खाई को पाटने का काम कर रही है और अच्छी खासी अपनी नौकरी छोड़ करके वहां गांव में जाके संघर्ष कर रही है। रेवती, आपसे सवाल है कि जब ये 15 अगस्त 2022 को ये 11 के 11 छूटे गुजरात से और जिस तरीके से इनका स्वागत हुआ फूल माला पहना करके, आपको कब लगा कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है कि आपका बिल्किस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, आप उसकी पीड़ा समझती हैं। तो कब लगा कि नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है? कब डिसाइड किया आप लोगों ने? एक तो बिल्किस का मेरे साथ कोई डायरेक्ट नाता नहीं है, ना था। लेकिन मैंने गुजरात के दंगों पर आधारित और दंगाइयों पर एक किताब लिखी थी, एनाटमी ऑफ हेट, यानी कि खौफ का खुलासा। और उसके दौरान मैंने समझने की कोशिश की कि खौफ कहाँ से हमारे दिल में बैठती है और लोगों को दंगाई कैसे बनाती है और क्यों आकर्षित करती है ये चीज लोगों को। तो पाया कि लोग इस खौफ से निकलते भी हैं, और तब निकलते हैं जब वो बिल्किस जैसे लोगों से मिलते हैं और हकीकत से उनकी डायरेक्ट टक्कर होती है। इस किताब के एक पात्र के साथ ऐसे ही हुआ। उन्होंने 2002 के दंगों में भाग लिया, फिर बिल्किस से जब मिले तब वो हिल गए थे और उन्हें सोचा कि मैं किस चीज का हिस्सा बना और इस औरत की पीड़ा मेरे गले से नहीं उतरी। तो जब एक आदमी बदल सकता है तो पूरी समाज बदल सकती है। हमें मौका देना होगा और अवसर पैदा करने होंगे। तो ये मेरे जहन में तभी से बैठा हुआ था। और लेकिन मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मैं बिल्किस से जाकर बात करूं और उनसे दोबारा उसकी कहानी रिपीट करवाऊं, क्योंकि उसको वॉयरिज्म कहा जाएगा कि अच्छा मैं उस दुनिया में हिस्सा और उसको बल नहीं देना चाहती हूँ जिसमें लोग औरत को दोबारा पीड़ित बनाते हैं उनकी कहानी दोहरा के। एक बार सुन चुके हैं, 10 बार क्यों सुनना है? और उसके डिटेल्स में क्यों सुनना है? उस घिनौनेपन में एक तरह से उसमें रमना एक तरह से एक अपने आप में एक मनोरंजन बन जाता है हमारे लिए, और उस चीज का मैं बहिष्कार करती हूँ। तो इसलिए मैंने उनका किताब में स्टोरी लिखते हुए भी नाम नहीं लिया और घिनौनेपन को नहीं दर्शाया। उसका एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति पर क्या असर पड़ती है और वो कितने बदल जाते हैं उसके बाद, उस पर बल दिया कि इसका कैसे लोग दशा देख के कैसे शर्मिंदा से भर जाते हैं। वही लोग जो कहते हैं कि नहीं हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वही लोग एक्चुअली धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धर्म इंसानियत का प्रतीक होता है। तो बिल्किस से कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं रहा। लेकिन आपका प्रश्न का दूसरा भाग था कि केस में कब हिस्सा लेने की सोची। एक्चुअली मैंने ना केस के हिस्सा लेने की सोची, लेकिन मुझे बहुत धक्का लगा जब आजादी के अमृत महोत्सव का इस्तेमाल किया जा रहा है घिनौने चीज के लिए, उसको प्रदूषित किया जा रहा है और भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे देश और कानून का, ऐसे लोगों को उस दिन पे रिहा करने के लिए जब हम लोग इस देश के गणतंत्र, इस देश के संविधान, इस देश के मूल आधारों को याद करके उस चीज की खुशी मना रहे हैं, ना कि उसका खंडन को। तो जब सुभाषनी अली जी और रूपरेखा वर्मा जी ने ऑलरेडी एक पिटिशन ड्राफ्ट करी थी, तो उनके वकीलों ने मुझे कांटेक्ट किया कि हम एक तीसरे पात्र को ढूंढ रहे हैं, आप वो बनना चाहती हैं? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से हुआ। आपने चूंकि एनाटॉमी ऑफ हेट किताब भी लिखी और आपने गुजरात दंगों के बाद काफी रिपोर्टिंग की, उस दौरान आपकी स्टोरीज हम लोगों ने देखी, और वो किताब जब जब आपसे बात करते हुए याद आया कि रवीश जी ने जिक्र भी किया है आपकी किताब का कई बार, और किताब हम लोगों ने पढ़ी भी, और किताब हर उस बच्चे को, हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो इस समय सामाजिक जो समाज में हमारे उन्माद फैला हुआ है उसको समझना चाहता है, तो किताब जरूर पढ़नी चाहिए जो रेवती ने लिखी है। रेवती, ये बताइए
कि क्योंकि 2002 की बात है और आज 22 साल हो गए हैं। 22 साल जो जनरेशन चेंज हो गई, कई जनरेशन चेंज हो गई। बिल्किस से तो नहीं सुनवा सकते हम, और हम भी नहीं चाहते हैं कि बिल्किस से जाके हम बात करें और पूछे कि उसके साथ क्या गुजरा। लेकिन आप चूंकि बिल्किस बनकर ही कोर्ट में थी, उस दर्द को समझ करके वो लेकर के गई, तो उस दौरान क्या हुआ था उस वक्त, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए तो वो युवा जनरेशन समझेगी कि किस दुख से, किस दर्द से बिल्किस गुजरी हैं। 2002 में हुआ क्या था कि 27 फरवरी गुजरात में कार सेवा करते हुए ट्रेन के साबरमती एक्सप्रेस के एक तबके के लोग, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे, वो एक डब्बे में स्थित थे और किसी ने सिग्नल फलिया पे ट्रेन खींची और ट्रेन रुकी गुजरात के गोधरा जिले के स्टेशन पर। वहां पर बताया जाता है, कोई भी पुष्टि नहीं के साथ नहीं कह सकता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन एक दंगा फसाद शुरू हो गया ट्रेन के अंदर स्थित कुछ हिंदू लोगों का और स्टेशन के पर स्थित कुछ लोग जो मुसलमान थे। क्या हुआ, क्या ये एक लड़की की छेड़खानी को लेकर हुआ या क्या हुआ, बड़ी बात बन गई और चलते चलते वो ट्रेन का डब्बा जला दिया गया जिसके अंदर 59 कार सेवक मर गए। उसके बाद ये बात फैलाई गई कि हिंदुओं को मुसलमानों ने मारा, अब हम सारे हिंदुओं के साथ बदला लेंगे। और ये बात गुजरात के 18 जिलों में अगले सुबह तक पहुंच गई। अफवाहें फैलने लगी कि देखो, मुसलमान आपके औरतों को बलात्कार करके लेके जाएंगे, आपके बच्चे को उठा के लेके जाएंगे। ये अफवाहें फैलने लगी और 18 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सरकार असमर्थ रही। ये कैसे हो सकता है कि 18 जिलों के यानी कि आधा गुजरात के सरकारें जो हैं, जिला से अधिकारी काम नहीं, अपने काम जो उनको बताया जाता है कि ये रूल्स हैं, जब दंगा फैलता है तो इसको इस तरह से रोका जाता है, पुलिस तैनात की जाती है, आर्मी को बुलाया जाता है। 3 दिन तक आर्मी नहीं बुलाई गई। उसके बाद दंगे फैले। उन दंगों में बिल्किस बानो जिस गांव में थी, मध्यम गुजरात के एक जगह है पंचमहल इलाके में, वहां पर वो भाग रही थी अपने पूरे परिवार के साथ और टोला आया, हिंदू टोला आया पीछे पीछे उनको लोगों को ढूंढते हुए और देखा कि ये लोग भाग रहे हैं। बिल्किस गर्भवती थी और ऐसे अक्सर वो महिलाएं इस दंगे में की चपेट में आए जो ज्यादा तेज नहीं भाग पाई, या तो गर्भवती थे या बीमार थे या मेरी तरह मोटे थे। तो बिल्किस उस समय गर्भवती थी, उनके पास एक 5 साल का बच्चा भी था और परिवार के तमाम औरतें थी, उनकी बहनें थी, उनके समस्त परिवार के लोग थे। तो टोला आई और उन्होंने बच्ची का सर पटक के उसका सर फोड़ दिया, उसका बलात्कार किया, बिल्किस का बलात्कार किया, बिल्किस के आंखों के सामने बच्ची का हत्या भी की, बिल्किस की भी बलात्कार की और उनके तमाम परिवार के सदस्यों का बलात्कार करके उनका मर्डर कर दिया और वो सारे उनकी लाशें पड़ी और उनके ऊपर गिर गई। तो सबने समझा कि बिल्किस भी उसमें मर गई, लेकिन बिल्किस जिंदा थी और नग्न स्थिति में वो वहां से निकल के भागने की कोशिश करी रात को और एक हिंदू महिला ने इनको बचाया। ये बताना जरूरी है क्योंकि लोग हिंदू और मुसलमान लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदू औरत ने इस मुसलमान औरत की पीड़ा देखी, उस पे कपड़े डाले और उनको पुलिस थाने के पास पहुंची। पहले पुलिस थाने ने इनका केस रजिस्टर करने से इनकार कर दिया या पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली। उसके बाद बड़ी स्ट्रगल के साथ वो सेशंस कोर्ट पे उसने केस लेकर गई, लेकिन वहां पर बेबुनियादी पाकर केस ने कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। फिर उसके बाद बिल्किस कुछ वकीलों की मदद लेकर हाई कोर्ट में गई और 10, 11, 12 साल तक लड़ी और उसमें अपने घर 11 या 12 बार बदलने पड़े, छुप के रहना पड़ा, इन लोगों के जुल्म सहने पड़े। ये कि वो उन्हें मारने की धमकी दी, उनके बच्चों को मारने की धमकी दी, उनका फिर से बलात्कार करने की धमकी दी और इन परिस्थितियों में इस औरत ने कहा कि नहीं, मैं न्याय
में विश्वास रखती हूँ, ऐसी महिला जिसके साथ ये सब हुआ, उसने न्याय में विश्वास नहीं तोड़ा और उसने दोबारा लड़ी। हाई कोर्ट में जाकर फिर 10-12 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और 11 लोगों को मर्डर और बलात्कार के जुल्म में 2 या 3 उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद की सजा के 10 साल काट चुके थे और फिर आजादी के अमृत महोत्सव अगस्त 15, 2022 में हमें खबर मिलती है कि जिस जेल में ये लोग तैनात थे वहां पर से इन लोगों को बाइज्जत बरी छोड़ा जाता है। और जब पूछा गया कि क्यों, तो कुछ लोगों ने बयान दिया क्योंकि ये अच्छे ब्राह्मण हैं, संस्कारी लोग हैं। तो किस तरह के संस्कार भाई, किस तरह की न्याय? इस पर हम लोगों ने सवाल उठाए और इसलिए ये केस फिर हम लोग उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट पे लेके गए। ठीक है रेवती, आपने बहुत डिटेल में बताया, शुक्रिया। आप रुकी, आप अपनी मीटिंग में थी शामली में, वहां से हम लोगों को ये वक्त दिया और ये आपकी आवाज, ये बिल्किस का दर्द लोगों को सुनाना जरूरी था कि जहन में कभी ना भूलें कि बिल्किस को इस न्याय प्रणाली पर हमेशा यकीन था और उसी न्याय प्रणाली ने आज 22 साल बाद भी इंसाफ दिलाया। लेकिन फिर वही बोलूंगा, जस्टिस डिलेड इज आल्सो जस्टिस डिनाइड। लेकिन चलिए, कम से कम न्याय हुआ तो विश्वास बना हुआ है। शुक्रिया रेवती, और बहुत अच्छा लगा। आप इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और जल्द आपको फिर किसी मसले पर आपसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे रेड माइक में जो आप काम कर रही हैं उसे भी हम लोग प्रदर्शित करें। बहुत बहुत शुक्रिया।